हमने लास्ट लेक्चर में अपने एग्जांपल्स कर लिए थे, 3 एग्जांपल हमने कंप्लीट कर लिए थे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि m सतह का एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि वायु का प्रतिरोध वेग का m के गुणा हो तो सिद्ध कीजिए कि कण की अधिकतम ऊंचाई ये होगी। क्या कह रहा है वो, आपके पास एक कण है जिसका द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, उसने m द्रव्यमान है, ठीक है, यानी कण का द्रव्यमान m है। उस कण को गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, जहां माध्यम में जो प्रतिरोध है वो वेग का क्या है, m के गुणा है, यानी m k इंटू v। क्लियर? तो हमें प्रूफ करना है कि कण की अधिकतम ऊंचाई, और अधिकतम ऊंचाई कहाँ मिलेगी, उच्चतम बिंदु पर मिलेगी। हमने डेरिवेशन में भी सोल्व किए हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि कण की अधिकतम ऊंचाई ये होगी जहां कैपिटल V क्या है, माध्यम में कण का अंतिम वेग है। सामने डिफाइन कर रहा है कि लैम्डा V इसका प्रारंभिक वेग है, तो यह भी सिद्ध कीजिए कि इसके संगत जो समय है वो ये होगा। क्लियर है? अगर इस कण का प्रारंभिक वेग यानी जिस पॉइंट से आप इसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हो वहां वेग क्या लैम्डा V है, तो हमें प्रूफ करना है कि उसका टाइमिंग क्या होगा, v/g इंटू log 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, तो यानी हमारा क्वेश्चन है कि अगर m द्रव्यमान का एक कण है जिसे ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, अगर उसमें का प्रतिरोध वेग का m के गुणा है, तो हमें प्रूफ करना है कि उच्चतम बिंदु पर उसकी अधिकतम ऊंचाई ये होगी जहां कैपिटल V क्या है, उसका अंतिम वेग है कण का। अगर लैम्डा V इस कण का प्रारंभिक वेग यानी जिस बिंदु से आप इसे ऊपर की ओर फेंक रहे हो उस पॉइंट पर वेग क्या है, लैम्डा V है, तो हमें प्रूफ करना है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा वो क्या है, v/g इंटू log 1 प्लस लैम्डा। देखिए यहाँ पर कि ठीक है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे हम कण को क्या फेंकेंगे, ऊपर की ओर फेंकेंगे। तो जब इस कण को यहाँ से फेंकोगे तो इस पॉइंट पे आपको वेग क्या दिया हुआ है, लैम्डा V, यानी इस बिंदु A पर प्रारंभ में वेग कितना है, लैम्डा V है। ठीक है, उच्चतम बिंदु क्या है, B है, यहाँ तक ही फेंकोगे जहाँ, और उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है ये चीज? आपको प्रतिरोध दिया हुआ वेग का क्या है, m के गुणा है, यानी m के इंटू v हो गया ये आपका वेग प्रतिरोध। नाउ कण का जो बल है वो कितना है, mg, m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है। जो बिंदु P है वो किसी समय t पर कण की स्थिति को शो कर रहा है जिसकी a से दूरी तो x है, और v क्या है, इस कण का t समय पर वेग है। क्लियर है ये चीज? नाउ माना बिंदु A से m द्रव्यमान के कण को लैम्डा V वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, कि यानी इस बिंदु A से जो हमारा m द्रव्यमान का कण है उसको किस वेग से, क्योंकि स्टार्टिंग वेग क्या दिया है, लैम्डा V है, लैम्डा V वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। मान लिया कि t समय पर जो मेरा कण है वो किस पे स्थित है, बिंदु P पर स्थित है, जहां A P के बीच की दूरी क्या है, x है, और वेग कितना है, v है। तो इस बिंदु P पर कण की गति का समीकरण क्या होगा, कण को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो ऊपर फेंकने के समीकरण क्या होती है, -mg - r, यानी m d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू -mg - m kv। माइनस के mg आप कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा 1 प्लस k/g इंटू v। m से m कैंसिल आउट, इक्वेशन क्या मिली आपकी, d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू -g इंटू 1 प्लस k/g इंटू v। दिया है कि कण का अंतिम वेग क्या है, कैपिटल V। अगर कण का अंतिम वेग v है तो उस कंडीशन में जो त्वरण होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जैसे ही त्वरण 0, तो यानी 1 माइनस k/g इंटू v इज इक्वल टू 0, यानी v क्या हो गया, g/k। और मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, पहले बता चुकी हूँ कि अंतिम वेग नीचे वाले समीकरण से निकालते हैं, ऊपर वाले समीकरण से कभी अंतिम वेग नहीं निकलता है। क्लियर है? हमें ये वैल्यूज नीचे वाले समीकरण से निकली है। क्लियर है? समीकरण 1 में इस कैपिटल V का मान पुट कर दीजिए तो आपकी समीकरण 1 क्या हो गई है, d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू -g इंटू 1 प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। ठीक है, त्वरण के 2 मान और पढ़े हमें, जो क्या होता है, v dv ओवर dx और dv ओवर dt। v एलसीएम ले लीजिए तो ये आपका होगा g/v इंटू v प्लस v। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। नाउ समीकरण 3 से हमें अधिकतम ऊंचाई निकालनी यानी x निकालना है, तो उसके लिए आप ये वैल्यूज लेके चलोगे त्वरण की। तो समीकरण 3 से v dv ओवर dx इज इक्वल टू -g/v इंटू v प्लस v। v और x के चरों को पृथक कर लीजिए। जैसे आप v और x के चरों को पृथक करोगे क्या होगा, v dv ओवर v प्लस
v इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी dx। हमें समाकलन करना है दोनों पक्षों का। समाकलन करने से पहले हम स्मॉल v अपॉन कैपिटल V प्लस स्मॉल v इसे लिख सकते हैं 1 माइनस वी अपॉन वी प्लस वी। उसमें v कैपिटल V को ऐड किया और कैपिटल V को ही सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपकी इक्वेशन मिल जाएगी ये एज इट इज। ठीक है, समाकलन स्थिरांक है, कीजिए इसका समाकलन। ये क्या हो गया v, ये आपको क्या मिलेगा माइनस log v प्लस v माइनस जी एक्स अपॉन वी प्लस C1, जहाँ C1 क्या है समाकल स्थिरांक है। क्लियर है। अब हमें C1 की वैल्यूज निकालनी है जो किससे निकलेगी, स्टार्टिंग पॉइंट से ही निकलेगी। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये बिंदु A है और इसका प्रारंभ में वेग क्या दिया हुआ है हमें, लैम्डा v है। v तो क्या होगा स्मॉल v लैम्डा v, और इस पर जो x है उसका मान क्या होता है 0 होता है, क्योंकि कोई डिस्टेंस कवर नहीं की हुई होती है। तो प्रारंभ में x बराबर तो क्या हो गया 0 और स्मॉल v क्या हो गया कैपिटल स्मॉल v इज इक्वल टू लैम्डा v। समीकरण 4 में इसके मान पुट कर दीजिए। ये टर्म क्या हो गई 0, C1 के मान आपके हो गए लैम्डा v माइनस v log v प्लस लैम्डा v। C1 का मान समीकरण 4 में पुट कीजिए, आपकी ये इक्वेशन मिलेगी। क्लियर है। gx अपॉन v को इधर ले आइए, ये वैल्यूज उधर ले जाइए, लैम्डा v माइनस v प्लस v log v प्लस v माइनस v log v प्लस लैम्डा v कंप्लीट। और g अपॉन v को उधर ले जाइए तो क्या हो गया v अपॉन g लैम्डा v माइनस v प्लस v log v प्लस v माइनस v log v प्लस लैम्डा v। ये x आ गई दूरी। अब हमें अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है और अधिकतम ऊंचाई हमें किस पर मिलेगी, उच्चतम बिंदु पर, और उच्चतम बिंदु क्या है b है। तो अगर हम मान लें कि जो मेरी इसकी अधिकतम ऊंचाई है a से b वो कितनी है, ऐसे कि जब बिंदु a को मैंने जब कण को मैंने बिंदु A से फेंका है तो उसे बिंदु B तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर की है, h की है। कि लेते हैं x बराबर तो क्या हो गया h हो गया है, और ये उच्चतम बिंदु है, इस पर जाकर कण किस पे हो गया विराम अवस्था में हो गया, तो यहाँ पर वेग क्या होता है 0 होता है। तो अधिकतम ऊंचाई फाइंड करनी है जो कि उच्चतम बिंदु पर फाइंड होगी। तो उच्चतम बिंदु B पर x इज इक्वल टू क्या होता है h और वेग क्या हो गया 0। यहाँ पुट कर दीजिए, x की जगह h हो गया, वेग 0, ये टर्म भी 0, ये 0। ठीक है, बाकी वैल्यूज एज इट इज। ना यहाँ देखिए v कॉमन आ रहा है, log a माइनस log b, log a अपॉन b, यही मिलेगा। यहाँ से v कॉमन, v से v कैंसिल आउट, क्या मिली आपकी इक्वेशन v अपॉन j लैम्डा v प्लस v log 1 प्लस लैम्डा। यहाँ देखिए अगर आपकी कोई टर्म log 1 अपॉन x की फॉर्म में, उसे लिख सकते हैं log x इनवर्स, और log x इनवर्स को क्या लिख सकते हैं माइनस के log x। तो ये क्या हो जाएगा माइनस v log 1 प्लस लैम्डा, v कॉमन ले लिया बाहर, तो ये आ गया। s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू लैम्डा माइनस log 1 प्लस लैम्डा। हमें यही प्रूफ करना था, अधिकतम ऊंचाई ये होगी। क्लियर है। अब हमें फाइंड करना है इसका कि इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा वो टाइमिंग निकालना है अधिकतम उच्चतम बिंदु पर ही ना। तो उसके लिए क्या इक्वेशन होगी, जो समीकरण 3 से है उसी से वापस लो। त्वरण का मान क्या लोगे इस बार dv ओवर dt। क्लियर है ना। देखिए समीकरण 3 से मिल गया, dv ओवर dt इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी इंटू वी प्लस वी। v और t के चरों को पृथक कर लीजिए। जैसे ही v और t के चरों को पृथक करेंगे हमें क्या मिलेगा, dv ओवर v प्लस v इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी इंटू dt। दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए। इसका समाकलन क्या हो गया log v प्लस v। ठीक है, यहाँ पर आपका log है log v प्लस v, dt का t हो गया c2 समाकलन। अब वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर हम देखें बिंदु a पर, तो यहाँ देखिए इस बिंदु a पर वेग तो क्या है लैम्डा v है, लेकिन जो मेरी टाइमिंग है वो क्या हो गई 0 हो चुकी है। यानी v बराबर तो लैम्डा v और t बराबर क्या है 0 है। जैसे t बराबर 0 v इज इक्वल टू लैम्डा v आप वहाँ पुट करोगे, आपको क्या मिलेगा c2 कमांड log v प्लस में लैम्डा v मिलेगा। ये थी आपकी इक्वेशन, या t 0 हो गया, c2 क्या हो गया log v प्लस लैम्डा v। क्लियर है ना। v कॉमन ले लिया तो log v इंटू 1 प्लस लैम्डा। c2 का मान समीकरण 6 में पुट कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन होगी log v प्लस v इज इक्वल टू माइनस जी टी अपॉन v प्लस log इंटू v इंटू 1 प्लस लैम्डा। क्लियर, जी टी अपॉन वी को इधर ले आइए, log v प्लस v को इधर ले जाइए, log a माइनस log v log a अपॉन b। t के लिए क्या हो जाएगा v अपॉन जी इंटू log a अपॉन b, यानी v इंटू 1 प्लस लैम्डा अपॉन v प्लस v। अब अधिकतम यानी उच्चतम बिंदु b पर हमें कंडीशंस निकालनी है, तो
तो वेग तो क्या होगा इस पे 0, और हमने मान लिया कि जब इस कण को बिंदु ए से बी तक पहुंचने में जो टाइम कवर हुआ है वो कितना हुआ है, कैपिटल टी हुआ है। तो स्मॉल टी उच्चतम बिंदु बी के लिए स्मॉल टी तो क्या होगा, कैपिटल वी, और वेग क्या हो गया 0। पुट कर दीजिए वेग की जगह 0, टी की जगह कैपिटल टी। जैसे आप पुट करोगे आपको क्या हो गया, T इज इक्वल टू वी अपॉन जी log v इंटू 1 प्लस लैम्डा अपॉन वी, वी से वी कैंसिल हो गया, T इज इक्वल टू वी अपॉन जी log 1 प्लस लैम्डा। आपको यही प्रूफ करना था टाइमिंग का। क्लियर है ये चीज ना? ये था आपका एग्जाम्पल, समझ में आ गया होगा ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अब आपका कि v स्क्वायर प्रति इकाई सहती वाले प्रतिरोधी माध्यम में एक कण सीधे ऊपर की ओर गतिमान है। सिद्ध कीजिए कि कण की उस बिंदु से उच्चतम बिंदु तक की ऊंचाई किसी समय ये होगी जहां स्मॉल टी क्या है, कण के किसी बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का समय है। क्लियर है? देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमारा एक कण है, ठीक है, कण का द्रव्यमान क्या है, m है। उस m द्रव्यमान के कण को कहां पर फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, जिसका प्रतिरोध क्या है, के वी स्क्वायर है। क्लियर ये चीज? हमें प्रूफ करना है कि जब वो कण उसको उच्चतम बिंदु तक पहुंचेगा तो उस समय जो उसका टाइम होगा, उस उच्चतम बिंदु तक की ऊंचाई किसी, यानी उस उच्चतम बिंदु की जो ऊंचाई होगी h वो किसी समय ये होगी, ये हमें प्रूफ करना है। जहाँ स्मॉल टी क्या है, कण के किसी बिंदु तक उच्चतम बिंदु का पहुंचने का समय है, बी पर पहुंचने का समय है टी डैश किसी भी बिंदु से। ठीक है, एक m द्रव्यमान का कण है, उसे किसी भी बिंदु से ऊपर की ओर फेंका जाता है जहां उसका प्रतिरोध क्या है, के वी स्क्वायर है, यानी वेग के वर्ग का है यहाँ पर। क्लियर है ये चीज? हमें प्रूफ करना है कि कण की उस बिंदु से जो उच्चतम बिंदु होगा उस बिंदु तक पहुंचने की ऊंचाई किसी समय ये होगी। क्लियर है? जहां टी कण की किसी भी बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का समय है। क्लियर है? यहाँ देखिए आप, ये मेरी रेखा होगी, ये बिंदु ए है, ठीक है, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो हमने मान लिया कि जो इस बिंदु ए पर प्रारंभिक वेग क्या है, कण का u है। क्लियर है? बी इसका उच्चतम बिंदु है जिसपे वेग क्या होता है 0। आपका प्रतिरोध दिया हुआ है के वी स्क्वायर, चूंकि m द्रव्यमान का कण है तो इसका प्रतिरोध क्या हो गया, m के वी स्क्वायर। कण का बल क्या हो गया, m g, जहां m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर? किसी समय t पर कण की जो स्थिति है वो किस पर है, बिंदु P पर स्थित है, जिसकी a से दूरी तो x है और वेग क्या v है। जो t है वो यही शो कर रहा है कि t समय पर कण की स्थिति यहाँ पर है। तो ये x और t का मतलब यही है कि a से p के बीच की दूरी तो x है और ये जो p बिंदु पर क्या है, t समय पर कण की स्थिति है। क्लियर है चीजें समझ में ना? हमने मान लिया, अब ये तो इतना डिफाइन, अब मान लिया कि a से जो b तक की अधिकतम ऊंचाई है, क्योंकि कण को ये तो t समय पर शो कर रहा है, जो कण की अधिकतम ऊंचाई होगी वो हमने डिफाइन कर ली h। तो हम काफी क्वेश्चंस और डेरिवेशन में करके आ चुके हैं। अधिकतम ऊंचाई तो हम क्या मान लेते a b की h, और उसका जो टाइम डिफाइन करते हैं वो क्या है, कैपिटल t। यानी बिंदु a से जो b तक कण की जो ऊंचाई है, दूरी, वो तो कितनी होगी h, और कण को बिंदु a से b तक पहुंचने में जो टाइम कवर हुआ वो क्या है, कैपिटल t। क्लियर है ये चीज ना? तो ये स्मॉल x है दूरी, ये पूरी h है, तो p और b के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, h माइनस में x है। क्लियर है ये चीज? दिया हुआ है कि जो स्मॉल t है, सॉरी स्मॉल t नहीं, टी डैश होगा, ये गलत है, यहाँ पे टी डैश है, सॉरी, जो टी डैश है, क्योंकि यहाँ पे टी डैश डिफाइन किया, टी डैश कण के किसी बिंदु से उच्चतम बिंदु, यानी किसी भी बिंदु से उच्चतम बिंदु तक। अब इतना जो टाइमिंग कवर किया वो क्या, स्मॉल टी है, ये पूरा टाइमिंग कितना है, कैपिटल टी है। तो इतना टाइमिंग जब डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस स्मॉल टी, जो क्या है, टी डैश है। क्लियर है? तो ये बिंदु ए है जिससे कण को ऊपर की ओर फेंका जाएगा, जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। ये उच्चतम बिंदु है b, जहां वेग क्या हो गया, 0 हो चुका है। प्रतिरोध आपको दिया हुआ है m के v स्क्वायर, कण का गुरुत्वीय बल है m g। किसी समय t पर कण की स्थिति किस पे, p पर है, जिसकी a से दूरी तो x है और वेग कितना है, v है। बिंदु a से b तक की जो अधिकतम ऊंचाई वो कितनी है, h है, और कण को a से b तक पहुंचने में जो टाइम कवर किया वो क्या है, कैपिटल t है। ये दोनों चीजें डिफाइन कर रही है। ये दूरी x है, ये कंप्लीट h है, तो इतनी क्या हो जाएगी, h माइनस x। हमें t डैश उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का समय दिया हुआ है, तो इतने a से p तक पहुंचने में तो t टाइम लगा, a से b तक पहुंचने में कितना टाइम कवर हुआ है, कैपिटल t। तो जब इतना टाइम फाइंड करोगे क्या हो गया, कैपिटल t माइनस स्मॉल t, जो क्या है, t डैश है।
क्लियर है ना। देखिए माना एक m द्रव्यमान के कण को बिंदु A से u वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। ये लिखा था कि मेरा कण है जिसका द्रव्यमान कितना है m है, उसे u वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो हमने माना कि किसी समय t पर कण की स्थिति क्या है, बिंदु P पर है जिसकी A से दूरी कितनी है x है और वेग क्या स्मॉल v है। तो इस बिंदु P पर कण की गति का समीकरण ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो क्या आएगा माइनस mg माइनस r। पुट कर दीजिए एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में के वी स्क्वायर डिफाइन कर दिया है। एम जी कॉमन ले लीजिए, माइनस के एम कॉमन ले लीजिए क्योंकि हमें इसमें प्रूफ करना है। तो मैंने माइनस के एम कॉमन ले लिया है, एम से एम कैंसिल आउट, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ सब के भी कॉमन ले रही हूँ तो क्या बचेगा जी अपॉन के प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। नाउ अब देखिए त्वरण का जो मान है क्या होता है कि डीवी ओवर डीएक्स और दूसरा मान होता है डीवी ओवर डीटी। ठीक है नाउ तो मैं इसका जो मान डिफाइन कर रही हूँ वो हो गया है मेरा डीवी ओवर डीटी इज इक्वल टू माइनस के इंटू जी अपॉन के प्लस वी स्क्वायर। वी और टी के चरों को पृथक कर लीजिए तो आपका यही चर मिलेगा। क्लियर। अब दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए। ठीक है देखिए आपका जो समाकलन आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका समाकलन क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन में a, ये समाकलन होता है इसका। ठीक है यहाँ जो आपको ये कंडीशंस दी हुई है dv ओवर, इसे मैं लिख सकती हूँ अपॉन में अंडर रूट जी अपॉन के का होल स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर। यही टर्म बन चुकी है तो इसका समाकलन 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन अंडर रूट जी अपॉन के क्या होगा अंडर रूट के अपॉन जी tan इनवर्स x अपॉन एन बी अपॉन अंडर रूट जी अपॉन के माइनस के टी प्लस में c1। क्लियर है। ये क्या हो गया आपका अंडर रूट के अपॉन जी tan इनवर्स अंडर रूट के अपॉन जी इंटू वी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस c1, जहाँ c1 क्या है समाकल स्थिरांक है। अब अगर मैं अपने प्रारंभिक बिंदु A पर बात करती हूँ तो इस बिंदु A पर मेरा प्रारंभिक वेग तो कितना है u है और टाइम है जो t वो क्या है 0 है। तो प्रारंभिक बिंदु A पर कंडीशंस क्या है, वेग u है, टाइमिंग क्या है 0 है। पुट कीजिए यहाँ पे c1 की वैल्यू, ये तो हो गया 0, कंप्लीट इसमें मिलेगी अंडर रूट के अपॉन जी tan इनवर्स अंडर रूट के अपॉन जी इंटू यू। c1 का मान समीकरण 2 में पुट करिए। ठीक है c1 का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे पुट करोगे आपकी ये इक्वेशन मिल गई। नाउ के टी को आप इधर ले आइए और इस वैल्यूज को इधर ले लीजिए, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अंडर रूट के अपॉन जी। तो आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी के टी इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन जी इंटू tan इनवर्स अंडर रूट के अपॉन जी इंटू यू माइनस tan इनवर्स अंडर रूट के अपॉन जी इंटू वी। क्लियर है। अब इस के को भी इधर ले आइए। ठीक है तो ये अपॉन में क्या आएगा, ऊपर हाफ है नीचे 1 है तो क्या बचेगा नीचे हाफ बचेगा यानी 1 अपॉन अंडर रूट के जी। तो टी हो गया है आपका 1 अपॉन अंडर रूट के जी इंटू tan इनवर्स अंडर रूट के अपॉन जी इंटू यू माइनस tan इनवर्स अंडर रूट के अपॉन जी इंटू वी। अब उच्चतम बिंदु पर फाइंड करना है तो उच्चतम बिंदु पर हमने पढ़ लिया था जो टाइमिंग है वो कितना है कैपिटल टी। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने का समय तो कैपिटल टी और वेग क्या है 0 है। ठीक है पुट कर दीजिए वेग 0 टी, ये तो हो गया कैपिटल टी, tan इनवर्स 0 इसका मान क्या हो गया 0। आपकी इक्वेशन क्या बचेगी t इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट के जी tan इनवर्स अंडर रूट के अपॉन जी इंटू यू। क्लियर है ये चीज। नाउ अब चूंकि इस हमारे टाइमिंग जो निकाली थी टी डैश, उसने अधिकतम बिंदु पर पहुंचने का समय दिया था। टी डैश किसके बराबर है कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी के, यही फाइंड किया है। नाउ स्मॉल टी का मान तो समीकरण 3 से और कैपिटल टी का मान समीकरण 4 से पुट कर दीजिए। तो ये तो हो गया कैपिटल टी का मान और ये हो गया स्मॉल टी का मान। तो देखिए ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा टी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर, ये तो टर्म हो गई यहाँ पे कैंसिल आउट, 1 अपॉन अंडर रूट के जी tan इनवर्स अंडर रूट के अपॉन जी इंटू वी, ये मिलेगा ना। अंडर रूट के जी को आप इधर ले जाइए तो क्या हो गया tan इनवर्स अंडर रूट के जी इंटू वी इज इक्वल टू अंडर रूट के जी इंटू टी डैश, यही होगा ना। tan को इधर ले आइए तो क्या बचेगा अंडर रूट के अपॉन जी इंटू वी इज इक्वल टू tan इंटू अंडर रूट के जी इंटू टी डैश। तो स्मॉल वी क्या हो गया अंडर रूट जी अपॉन के tan इंटू अंडर रूट के जी इंटू टी डैश। ठीक है यानी ये जो समीकरण 5 है वो क्या है कि टी डैश समय पर क्या है कण के वेग की समीकरण को शो करती है।
क्लियर है। मुझे अधिकतम ऊंचाई फाइंड करनी है, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या करती हूँ मैं यहाँ, क्योंकि v क्या है, वेग है, उसका एक मान क्या होता है, dx/dt होता है। लेकिन यहाँ जो मेरा टाइमिंग है ये t डैश चल रहा है, तो यहाँ वेग का मान क्या पुट करोगे, dx/dt डैश पुट करोगे। क्लियर है, पुट कर दीजिए यहाँ समीकरण 5 में v की जगह dx/dt डैश, x और t डैश के चरों को पृथक कर लीजिए, ये आपका ये आएगा। नाउ समाकलन कीजिए दोनों तरफ, इसका समाकलन क्या हो गया x, इसका समाकलन 10x का समाकलन क्या होता है, आपने पढ़ाई है, 10x का समाकलन होता है log sec x, पढ़ाइए। नाउ तो समाकलन किया, ठीक है, अंडर रूट एक होता है log sec x और एक होता है माइनस log cos x, मैं sec x वाला ले रही हूँ, अंडर रूट जी अपॉन के। पहले इसका समाकलन करोगे तो क्या हो गया, log अंडर रूट के जी इंटू टी डैश, और फिर क्या आएगा अपॉन में अंडर रूट के जी, 1 अपॉन अंडर रूट के जी, ठीक है, आपकी ये टर्म बनेगी 1 अपॉन अंडर रूट के जी। क्लियर है, ये आ गया आपका प्लस C2 समाकल स्थिरांक है, जी से जी कैंसिल, अंडर रूट के क्या हो गया के, ये आ गया C2 समाकल स्थिरांक। अब अगर मैं बिंदु P के ऊपर बात करती हूँ, क्लियर है, T डैश पे, तो बिंदु P पर इसके लिए तो क्या हो गया, वेग x 0 हो चुका है और T डैश भी क्या है, 0 है। क्लियर है, क्योंकि इस बिंदु से अधिकतम ऊंचाई, तो यहाँ पर तो कण क्या हो गया, x 0 हो चुका है, टाइमिंग भी क्या है, T डैश यहाँ 0, क्योंकि वो इनके बीच की है। तो समीकरण में मान रखिए x0 t डैश 0 log sec 0 का मान 1 और log 1 का मान 0, तो C2 क्या हो गया, 0 हो चुका है, तो यानी x इज इक्वल टू, पुट कर दीजिए यहाँ, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन के log sec अंडर रूट के जी इंटू टी डैश। और आपको यही प्रूफ करना था कि ये किसी भी समय जो ऊंचाई है वो ये होगी। क्लियर है ये चीज। ना ये था एग्जाम्पल 5 जो कंप्लीट हो चुका है। ना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन विराम अवस्था से एक ऐसे माध्यम में गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कण विराम अवस्था से एक विराम कण नीचे की ओर गिरता है, नीचे आ रहा है कण, जिसका प्रतिरोध क्या है, वेग के वर्ग के समानुपाती है। यदि स्मॉल v वह वेग है जो उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किया जाता है, तो स्मॉल v नोट वह वेग है वो जो वो प्राप्त, अगर स्मॉल v तो वो वेग है जो कण का वास्तविक वेग है, ठीक है। और जब कण नीचे की ओर आता है तो कौन सा वेग प्राप्त कर रहा है, v नोट प्राप्त कर रहा है। यदि कोई प्रतिरोधी माध्यम ना हो और कैपिटल V माध्यम का अंतिम वेग हो तो सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है, एक कण है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक विराम अवस्था के बिंदु से नीचे की ओर गिरता है जहां प्रतिरोध क्या वेग के वर्ग के समानुपाती है। स्मॉल v तो कण का वास्तविक वेग है और v नोट वह वेग है जो कण ग्रहण कर लेता है। अगर कण का कोई प्रतिरोधी माध्यम नहीं है और कण का अंतिम वेग कैपिटल V है तो हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। आगे बात समझ में ना, मैंने जो आपको n बराबर 2 था मेरा, याद है n बराबर 2, यानी जो केस आपको डिस्कस कराया था थर्ड था, 4 डेरिवेशन किए थे जिसमें थर्ड डेरिवेशन n बराबर 2 पर, जहां कण प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती था और कण ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। क्लियर है, n बराबर 2 के केस में मैंने आपको कराया था जब n बराबर 2 हो और कण ऊपर, जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती और कण कहाँ है, ऊपर से नीचे की ओर आता हो। क्लियर है, तो वहां पर हमने एक रिलेशन फाइंड किया था दूरी x और वेग v में, तो आपको वहां तक का डेरिवेशन सेम करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं आपको पहले करा चुकी हूँ इसलिए वापस से रिपीट नहीं करूंगी। तो जो मेरा n बराबर 2 का केस था जहाँ प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती था और कण ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था, तो वहां हमने उस डेरिवेशन को सोल्व किया था और सोल्व करके x और v में एक रिलेशन फाइंड किया था जो कि ये था। आपको यहाँ तक सेम सोल्व करना है, उस डेरिवेशन को कंप्लीट वहां से लेके यहाँ तक सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ नहीं कर रही हूँ तो अब वहां से कर लेना। तो एक कण विराम अवस्था गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। ये था n बराबर 2 वाला का ए आर्टिकल था। क्लियर है, उसमें x और v के बीच के संबंध थे, तो वहां ये नहीं कि आपको ये लाइन लिख दो, दूरी x और वेग v के बीच में जो रिलेशन फाइंड किया था उसको यहाँ तक आपको ये पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना है, गति की समीकरण से वगैरह से पूरा। क्लियर है ना, तो हमारी ये इक्वेशन आई थी x और v के बीच के रिलेशन की। अब कह रहा है कि अगर कोई प्रतिरोधी माध्यम नहीं होता है तो कण का वेग क्या हो गया, v नोट हो गया। अगर कोई प्रतिरोधी माध्यम नहीं होगा तो कण का वेग क्या है मेरा, v नोट है, यानी v नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx।
आगे बात समझ में, ये होगा कण का वेग जहाँ v नॉट स्क्वायर किसके बराबर हो गया है 2gx के। नाउ समीकरण 1 में 2 से 2gx का मान पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा स्मॉल v स्क्वायर इसी। ये कंडीशन तब है जब कण का कोई प्रतिरोधी माध्यम नहीं है तो उसका वेग क्या होगा 2gx होगा। नाउ समीकरण 1 और 2 से मान पुट कर दीजिए, आपकी ये इक्वेशन में e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन कीजिए, क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, क्या हो गया 1 माइनस वी नोट स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस वी नोट 4 एक्स स्क्वायर यानी वी नोट 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 वी की पावर 4 अप टू सो 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस अंदर ऑपरेट करोगे तो प्लस वाली वैल्यूज माइनस में और प्लस वाली माइनस वाली प्लस में, यही होगा। नाउ क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन ले रही हूँ वी नोट स्क्वायर अपॉन में कैपिटल वी स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ कंप्लीट में से। जैसे कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन में कॉमन लूंगी कैंसिल आउट, ठीक है, और वी नोट तो मैं कॉमन ले रही हूँ वी नोट स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। क्लियर है, कॉमन ले रही हूँ वी स्क्वायर कैंसिल, बाहर क्या बचा वी नोट स्क्वायर। ये तो क्या हो गया 1 माइनस वी नोट स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी 2v स्क्वायर, वी नोट की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मान क्या लिख सकते 2 इंटू 3v की पावर 4, वी नोट स्क्वायर अपॉन लिए ये प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो ये आपके 6 एग्जाम्पल थे जो हमें कंप्लीट कर लिए। अगर किसी भी एग्जाम्पल में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी। पर मेन बात ये है कि आपको डेरिवेशन समझ में आनी चाहिए। आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को सेंड करूंगी। अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है या कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता है तो बता देना, मैं आपको समझा दूंगी। अदरवाइज इस यूनिट का मैं नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करूंगी। क्लियर है।